नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतर ध्यान रखे हुए होंगे और अपनी पढ़ाई को बड़े अच्छे से शुरू कर चुके होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम इन वीडियोज़ के माध्यम से जो आप लोगों के स्टेट में कुछ एग्ज़ाम्स उनके नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हुए मिलते हैं, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जीएस से रिलेटेड और भी अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए हम इन वीडियोस के माध्यम से मिलते हैं। हालांकि पीछे हम कुछ हिस्ट्री के टॉपिक, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि किस प्रकार जो आयोग है वो दिन प्रतिदिन अपना जो पैटर्न है उसको चेंज करता जा रहा है। हमने यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम भी देखे, जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि आयोग बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पूछने के बजाय अब कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मांग रहा है। जिस भी बच्चे को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी वही कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है, जिससे मेरिट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप केवल फैक्ट रट के, फैक्ट घोट के कुछ क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये बात कर रहे थे कि आप लोग अपना एग्ज़ाम तैयार करें तो कम से कम समय में किस तरीके से तैयार करें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको पहले स्ट्रक्चर तो पता हो, एग्जाम पूछ कैसे रहा है भाई, अगर चेंज किया है तो क्या चेंज किया है, ठीक है, ये पता हो। तो इसी बीच अगर आप सभी लोग अपनी तैयारी को बड़े अच्छे से करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक्सपीरियंस फैकल्टी के अंदर जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं काफ़ी सालों से इन पेपर्स का, उनके अंडर आप कम समय में अपनी तैयारी को एफिशिएंट बनाएं और एक ही बारी में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं, द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून। नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं डायरेक्टली सारी डिटेल्स को जानने के लिए, ठीक है। तो कल हमने देखा कि हमने कुछ पॉलिटी के टॉपिक्स पढ़े थे, कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, जिससे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस, वो हमने डिस्कस किए थे। इसी पेपर में कुछ पीवाईक्यूज ऐसे छूट गए हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कुछ तो डायरेक्ट फैक्चुअल है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनसे कॉन्सेप्ट रिलेट करता है, जो आपके प्री में भी काम आएंगे और मेंस में भी काम आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में उत्तराखंड से कौन प्रथम न्यायाविद गए, ठीक है। अब इसमें आप क्या कंसेप्ट यूज करोगे? एक कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार से क्या किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये आ सकता है आप लोगों के दिमाग में, तो वो कोलिजियम सिस्टम है, अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा, कोर कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक। अगर कोलिजियम सिस्टम पे हम जाएंगे तो फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, एनजेएसी, ये सब कुछ हमें पढ़ने पड़ जाएंगे। ये हमारे पास कोर कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। हम इस कोलिजन सिस्टम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जब भी हम पॉलिटी वाला सेशन डिस्कस करेंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस पर, ताकि आप लोगों की इस टॉपिक के साथ अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी हो जाए। लेकिन ये फिलहाल हमारे पास क्या है, केवल फैक्चुअल क्वेश्चन है, हमें आंसर रटा होना चाहिए, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हो, तो आंसर है हमारे पास न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद, जस्टिस प्रफुल्ल चंद पंत। ये क्या थे? जस्टिस रहे हैं भाई, जज रहे हैं, ठीक। टाइमिंग आप लोग देख लें तो 13 अगस्त 2014 से रहे और कब तक रहे, 29 अगस्त 2017। अच्छा, अगर फिर दिमाग लगाओ आप कि कोर कंसेप्ट क्या देखें, तो कार्यकाल क्या होता है भाई, कितनी एज होती है जब तक आप एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर चीफ जस्टिस रह सकते हो, ये सब कुछ क्या आ जाता है, कंसेप्ट में आ जाता है। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निषेध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? इलीगल प्रोहिबिशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? अभी अगर जब तक आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा, तब तक आप लोगों के लिए ये जान पाना बड़ा मुश्किल होगा कि होता क्या है, किस तरीके से चल रहा है चीज़ें, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो इसका पहले कोर कंसेप्ट समझ लेते हैं हम, ठीक है, कि है क्या ये। एचसी मतलब हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस को हमने हिंदी में देखा है, क्या है लिखा हुआ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण कि प्रत्यक्ष करो,
आपने किसी को भी जेल में डाला, इतना टाइम आप इसको कोर्ट के सामने किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने क्या कीजिए, प्रत्यक्ष कीजिए। इसको कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश में एक टर्म आती है टू हैव द बॉडी ऑफ, जिंदा या मुर्दा, लेकिन ये बॉडी जो है वो हमारे सामने क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस प्रकार की रिट लगा के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मांगे तो क्या कौन सी रिट लग गई भाई, हेबियस कॉर्पस लग गई। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। दूसरी रिट होती है हमारे पास मैंडमस, जिसको हम परमादेश भी कहते हैं। ठीक, मैंडमस परमादेश मतलब परम आदेश, वी कमांड। वी कमांड मतलब हम आप लोगों को क्या दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। लेकिन किसके केस में, पब्लिक ड्यूटी। जो लोग भी पब्लिक अथॉरिटी कुछ काम कर रहे हैं, वो अगर कुछ काम नहीं कर पाए, उनको कमांड देने के लिए कि भाई ये वाला काम हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके लिए अगर कोई रिट वो करनी पड़ जाए तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कौन सी रिट करेगा, मैंडमस करेगा। तीसरी हमारे पास सेट्यूटरी, जिसको हम उत्प्रेक्षण भी कहते हैं। ठीक, जुडिशियल अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सबके लिए है। ठीक, यहाँ पर क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया जो चीज़ आपके ज्यूरिसडिक्शन से है वो केस को या तो आप बंद कर दो या तो हमें ट्रांसफर कर दो, इस रिट को लगाकर। ठीक है, इसको कहते हैं उत्प्रेक्षण। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोहिबिशन, मतलब निषेध ही कर दिया भाई, रोक ही दिया। इसमें भी सेम बात है कि भाई जो चीज आपके ज्यूरिसडिक्शन से, जो आपके न्याय क्षेत्र से बाहर है, वो काम तो नहीं कर लोगे आप। ठीक, अगर सामने वाला कोर्ट, कोई लोअर कोर्ट ऐसा कुछ काम कर रहा है जो उसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, जो उसके न्याय क्षेत्र से बाहर है, तो ऊपर की कोर्ट क्या लगा सकती है, उसमें प्रोहिबिशन लगा सकती है कि ये काम अभी रोक दो बस। तो अगर जिस रिट से लगाएंगे उसको प्रोहिबिशन कहते हैं। और लास्ट है हमारे पास क्यू वारंटो। ठीक है, अधिकार परीक्षा। इससे क्या होता है कि हम अथॉरिटी पूछ रहे हैं कि भाई आपने ये काम किया है, आपके पास ये अथॉरिटी ये काम करने की। सपोज एग्जांपल देखते हैं इसका, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है समझने में। अगर आपने सपोज एक जगह पर स्कूटी लगाई, वो नो पार्किंग एरिया था, तो पुलिस वाले ने आपका चालान कर दिया। ठीक है, वो आप कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है। लेकिन उसने आपका टायर फोड़ दिया, आपकी जो स्कूटी है वो क्रश कर दी, है उसके पास ये अथॉरिटी। इससे आप लोग समझ गए होंगे, ये रिट आती है क्यू वारंटो। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास पंचायती राज। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से समितियां टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। ठीक, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फिर आना आपको फैक्ट चाहिए, लेकिन केवल एक नहीं। ठीक है, मिनिमम 2 या 3 आपको फैक्ट पता होने चाहिए, तब जाके आपको आइडिया लगेगा। ठीक, अब इतना आपको ध्यान रह जाएगा यहाँ पर कि ये सारी जो कमेटीज़ हैं वो पंचायती राज से रिलेटेड है। ये भी एक बहुत इंडिविजुअल अच्छा टॉपिक है, जिसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए। अभी फिलहाल क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिए, पहली बनी थी बलवंत राय मेहता समिति, तो 3 आ गया। फिर बनी थी अशोक मेहता समिति, फिर 4 आ गया। फिर बनी थी GV राव समिति, तो 1 आ गया। लास्ट आया LM सिंघवी कमेटी, तो 2 आया। तो ये कौन कहाँ है, ये है हमारे पास C में, 3 4 1 2। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास ये। अपडेट देख लीजिए, कब बनी थी भाई, बलवंत राय मेहता बनी थी जनवरी 1957 में, अशोक मेहता बनी जनवरी 1977 में, GV राव समिति बनी 1985 में, और LM सिंघवी समिति बनी 1986 में। तो ये टाइम टेन्योर है, जिसके हिसाब से हमने इसको क्या ऑर्डर में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड फॉर पंचायत अंडर द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कितने थे भाई, ये आपको फैक्ट याद होना चाहिए कि 29 टॉपिक थे, 29 सब्जेक्ट थे जिन पर क्या बना सकते थे, पंचायती राज में जो इंक्लूड किए गए थे। फिर फैक्चुअल पार्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से ये चीज़ें क्या हुई है, ऐड हुई है, द कंसेप्ट ऑफ पंचायत ऐड हुआ है। साथ ही साथ हमने कहाँ रखा है ये सब, आर्टिकल 243G में रखा हुआ है भाई। ठीक है, ये जो टॉपिक्स है कहाँ रखे हुए हैं, आर्टिकल 243G में रखा हुआ है। ठीक, अच्छा, अगर यहीं पर क्वेश्चन बन जाए कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, तो आप लोगों में से जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि भाई तैयारी हो रही है नहीं हो रही।
ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है। ठीक, बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज किस आर्टिकल में मेंशन है। भारत निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है। वयस्क मताधिकार, आज की डेट में किसको वयस्क माना जा रहा है भाई? अलग अलग परिभाषाएं हैं अलग अलग लोगों की, लेकिन फिर भी वोटिंग के आधार पर बात है। तो आर्टिकल हमारे पास है अनुच्छेद 326 जिसमें हमें पता चलता है। ठीक, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उससे पहले तक जो वोटिंग की एज थी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार की जो एज थी वो 21 थी। 21 साल होने पर, कंप्लीट होने पर आप क्या कर सकते थे? वोट दे सकते थे। नाउ एज क्या कर दी है? इसको घटा दिया किससे? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1989 से इसको घटा दिया गया और कहा कि भाई अब जो 18 साल का हो गया वो क्या कर सकता है? वोट दे सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। 18 कंप्लीट। ठीक है, ये पता चल गया हमको। अच्छा, आजकल हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक नया कंसेप्ट आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन। भाई वन नेशन वन इलेक्शन क्या है कि आप देते हो वोट, स्टेट में किसको देते हो? आप एमएलएज को वोट देते हो, विधायक कहते हैं जिनको हम। ठीक, आप सेंटर में देते हो वोट एमपीज को, अपने क्षेत्र के क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जिनको कहते हैं हम, लोकसभा के। ठीक है, राज्यसभा के नहीं देते हो, लोकसभा के जो सांसद के लिए लोग खड़े उठते हैं उनको वोट देते हो। ये वोट देते हो और साथ साथ क्या देते हो आप? लोकल गवर्नमेंट। अगर आप गांव के क्षेत्र में देते हो तो क्षेत्र पंचायत, गांव पंचायत, इन जगह आप जिला पंचायत, यहाँ आप क्या करते हो? वोट देते हो। और अगर आप नगर की बात करें तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम के चुनाव, नगर पंचायत, नगर पालिका, इनके चुनाव में आप क्या करते हो? वोट देते हो। ठीक है, आप वोट देते हो तो ये 3 लेवल पे आप वोट दे रहे हो। इसके लिए अलग जाना पड़ रहा है, इसके लिए अलग जाना पड़ रहा है, इसके लिए अलग जाना पड़ रहा है, 3 अलग अलग दिन जाना पड़ रहा है। ठीक है, वो नज़दीक नहीं होता है लेकिन जाना तो पड़ रहा है। तो ये कंसेप्ट है कि भाई ये तीनों इलेक्शन क्या हो? एक ही दिन हो जाए। अभी फिलहाल ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन है इसको बाहर कर दिया गया है कि फिलहाल 2 इलेक्शन जो एमएलए और एमपी के हैं वो साथ हो जाए, उसके अगले 100 दिन में क्या हो जाए? किसके चुनाव हो जाए? लोकल बॉडी के इलेक्शन हो जाए। तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, ये एक अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो प्रस्तावना किसे कहते हैं? प्रियम्बल को। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे आगे लिखी हुई है। ठीक, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना है, आप जाके पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले आपको संभावना पढ़ लेनी चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए कि हमारी प्रस्तावना क्या बताना चाह रही है, कि हम क्या करेंगे। हमारा जो ये संविधान पीछे आप पढ़ने वाले हो उसका नेचर क्या रहने वाला है, ये सब कुछ पता चल जाएगा। कैसे? आप अगर प्रस्तावनाएं पढ़ दो। ठीक है, तो अभी आपने एक बात सुनी होगी कि जो हमारे इससे पहले चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ जी, उन्होंने एक बात कही थी कि जब भी मैं किसी मुश्किल से मुश्किल केस में फंसा हूँ कि मुझे जजमेंट देना मैंडेटरी हो गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें क्या है, कैसी हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मैं कुछ नहीं करता, आँख बंद करता हूँ और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रस्तावना को पढ़ता हूँ। प्रस्तावना से मुझे जो फील होता है, जो नेचर फील होता है कि यार ये मेरी प्रस्तावना कह रही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस हिसाब का होना चाहिए, उस हिसाब से हम जजमेंट देते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, प्रस्तावना पढ़नी इसीलिए जरूरी हो जाती है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से वो 3 शब्द हैं? सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। मतलब कि आप समाजवादी, कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के पास होंगे, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी इक्वली। और धर्मनिरपेक्ष मतलब कि आपके क्षेत्र में, आपके टेरिटरी में जिस भी धर्म के लोग रह रहे हो, आपका जो क्षेत्र है, आपका जो राज्य है, आपका जो देश है, वो सभी धर्मों के लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा, सबके लिए समानता दिखाएगा। ठीक है, तो ये धर्मनिरपेक्ष। अखंडता मतलब कि आप सभी लोग जानते हैं अखंडता का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये जो 3 शब्द हैं वो कब जोड़े गए? 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किए गए? हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ठीक है, प्रस्तावना में जोड़े गए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक, इनको आप ध्यान रखिए। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को अच्छे से बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है,
अगर आप लोग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लासेस होंगी। हमारा एक ऐप है द एकलव्य IAS का, वहाँ पर क्लासेस होंगी। अगर आप ऑफलाइन नहीं देख सकते हैं, देहरादून से दूर हैं, आप अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाए, आप लोग अपनी तैयारी को बड़े अच्छे से कर सकें। ठीक। और अगर आप यहाँ देहरादून में अवेलेबल हैं तो आप एक बारी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट विजिट ज़रूर कीजिए, जिससे आपको ये पता चले कि भाई एग्ज़ाम की हम एक प्रीफिक्स माइंडसेट बनाते हैं कि मेरी तैयारी इतनी है, लेकिन हम कंपेयर करना भूल जाते हैं कि इस एग्ज़ाम के हिसाब से हमारी तैयारी कितनी है, फिर वहाँ हम गड्ढे में घुस जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें क्लियर होना है, सिंपल सिंपल, कि भाई मेरी तैयारी अगर इतनी है तो इतनी ही है, हमको बढ़ानी है ये हम जानते हैं, लेकिन अपने आप को झूठे आश्वासन नहीं देने कि मेरे को आता है जी। ठीक है, वो पता कैसे चलेगा, आप एक बार इंस्टीट्यूट विजिट कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या कंपटीशन पूछा जा रहा है, और अगर आप विजिट करते हैं तो आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। ठीक है, आप लोगों से ऐसे ही किसी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।